सभी का मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे अध्ययन अध्यापन का जो विषय रहा है वो क्या है? ऋतुकालीन काव्य की विशेषता। जो हमारे एग्जाम के लिए एक ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि ऋतुकाल काव्य की क्या विशेषता है। हमने जो हमारी पिछली क्लास लगी थी या क्लास में हमने क्या कहा था, ऋतुकाल के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था, यानी ऋतुकालीन काव्य है क्या। जो हमारा आज का विषय क्या है? जो ऋतुकालीन काव्य लिखा गया है, यानी ऋतुकाल में जिस प्रकार के काव्य की रचना हुई उस काव्य की क्या क्या विशेषता रही है, जो आपके एग्जाम में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। और मैं ये भी बता देना हूं, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के साथ साथ यह प्रश्न बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों से पूछ सकते हैं। कारण इसका यह रहा है कि हमारे जो कवि लगते हैं बीए प्रथम वर्ष में, जो कवि लगते हैं वो कवि क्या है, भक्ति काल और ऋतुकाल दोनों के लगते हैं। जैसे 4 कवि क्या है हमारे भक्ति काल के लगे, जैसे कबीर लग रहा है, तुलसी, सूरदास और मीरा। उसी प्रकार बिहारी और गणानंद जो कवि है क्या है, ऋतुकाल के हैं। तो उनके लिए दोनों क्लासों के लिए प्रश्न बहुत जरूरी है। क्यों? बीए तृतीय वर्ष में तो पूरा का पूरा ऋतुकाल का अध्ययन हो रहा है, तो उनके साथ साथ बीए प्रथम वर्ष यानी प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, ऋतुकाल काव्य की विशेषता बताओ। आप सभी को पता है कि हिंदी साहित्य के तीसरे कालखंड का नामकरण क्या है, ऋतुकाल है, जिसका समय रहा है 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत है। हमने पिछली कक्षा में इसका अध्ययन भी किया था कि इस प्रकार की काव्य रचना हुई, कौन इसके प्रवर्तक थे, उन चीजों। फिर जो ऋतुकाल में जो ऋतु में लिखा गया था, ऋतुकाल में वो काव्य उसकी क्या क्या विशेषता रही है। यदि हम विशेषताओं की बात करें, सबसे पहले क्या है, लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, लक्षण ग्रंथों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। जब इन लक्षण ग्रंथों की बात आई, जो रीतिबद्ध परंपरा में हमने उल्लेख किया था, जो रीतिबद्ध परंपरा है उसमें रीतिबद्ध परंपरा में कवियों ने संस्कृत के कवियों के लक्षण ग्रंथों को आधार बनाकर उनकी बंदी बंधाई परिपाटी पर चलकर लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। तो यानी ऋतुकाल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ, और लक्षण ग्रंथों में ऋतुकाल के कवियों ने क्या है, दंडी, मम्मट, राजशेखर और विश्वनाथ जैसे संस्कृत के कवियों का बहुत अधिक प्रभावित होकर उनका बहुत अधिक अनुसरण करते हैं, किसमें, लक्षण ग्रंथ लिखने में। परंतु जो सफलता संस्कृत के कवियों को मिली है वो सफलता ऋतुकाल के कवियों को नहीं मिली है। उसका कारण यह रहा है कि ऋतुकाल के कवियों में मौलिकता का अभाव है। जो मौलिकता संस्कृत के कवियों में थी वो ऋतुकाल के कवियों में नहीं थी, इसलिए लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है किसमें, ऋतुकाल में। दूसरी बात कर लेते हैं श्रृंगार निरूपण। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम ऋतुकाल के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने यह कहा था, ऋतुकाल का पूरा काव्य अपने आश्रयदाताओं के आश्रय में लिखा गया है। लगभग पूरा का पूरा यानी आश्रयदाताओं के आश्रयों को प्रशंसा के लिए लिखा गया काव्य है। तो सबसे ज्यादा जो सामंत या शासक कौन से रस से प्रभावित है, श्रृंगार से। छोटे से एक और भी मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। आदमी लगभग 2 ही चीजों से प्रशंसा प्राप्त कर लेता है, क्या तो उसकी रूप सौंदर्य का वर्णन कर दिया जाए और क्या उसकी वीरता का वर्णन कर दिया जाए। इसी बात को जानते हुए ऋतुकाल के कवियों ने भी अपने आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए, अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार निरूपण किया था। श्रृंगार निरूपण में जिस प्रकार श्रृंगार निरूपण की बात करें, जिस प्रकार भक्ति काल में राधा और कृष्ण का श्रृंगार निरूपण किया गया है, उसी प्रकार ऋतुकाल में वहां राधा और कृष्ण नए होकर एक साधारण विलासी नायक और नायिका के रूप में चित्रण कर दिया गया, और सबसे अधिक ज्यादा इसे श्रृंगार निरूपण का
उल्लेख यानी वर्णन रीतिकाल में हुआ है। उसी प्रकार अलंकार प्रयोग मैंने आपको पहले भी बताया था, रीतिकाल का जो काव्य है वो आम जनता का काव्य नहीं है। रीतिकाल का काव्य किसके लिए लिखा गया है? राजाओं और अपने सामंतों को प्रसन्न करने के लिए। राजाओं और सामंतों को प्रसन्न करने के लिए कवियों भी प्रतिस्पर्धा लगी हुई थी। वो कवियों में भी आपस में क्या थी? प्रतिस्पर्धा थी। तो ज्यादा से ज्यादा अपने काव्य में ज्यादा से ज्यादा चमत्कार पैदा करना और कल्पना की उड़ान, इन कवियों ने क्या है? कल्पना के उड़ान के साथ साथ सबसे ज्यादा चमत्कार पैदा करने की कोशिश की। और आपको पता है चमत्कार पैदा काव्य में किससे होता है? अलंकारों से। तो उन्होंने अपने राजाओं राष्ट्रीय दाताओं को प्रसन्न करने के लिए अपने काव्य में अलंकारों का भी बहुत ज्यादा प्रयोग किया है। प्रकृति चित्रण, रीतिकाल के काव्य में प्रकृति के आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों का चित्रण हुआ है। प्रकृति के आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों का चित्रण किया गया है, परंतु प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण इस काव्य में बहुत कम मिलता है। यानी हम बात करें प्रकृति चित्रण की। राज प्रस्तुति, कहने का मतलब क्या है? मैंने बार बार कहा है, ये जो कवि थे वो क्या करते थे? राजाओं के यानी अपने आश्रय दाताओं के आश्रय में काम करते थे। और आश्रय दाताओं के आश्रय में काम करना ही क्या था? उनका रोजी रोटी का साधन भी था। तो ये अपने राजाओं की इतनी प्रशंसा करते थे, कहे तो वो श्रृंगार के माध्यम से या वीरता के माध्यम से। तो इसमें श्रृंगारिक और वीर काव्य की भी रचना हुई है, यानी राजाओं की प्रशंसा की है। इसमें रीतिकाल के कवियों ने अपने राजा को प्रसन्न या खुश करने के लिए। नारी का कामुक वर्णन, नारी का कामुक वर्णन, जो रीतिकाल में नारी को एक भोग विलास की वस्तु के रूप में ही दिखाया गया है। नारी को भोग विलास की वस्तु में, यानी जो सामंत प्रथा और जमींदार प्रथा में इतना विलासता में डूब चुकी थी कि कवि उनको प्रसन्न। मैंने पहले भी बताया था कि यह काव्य आम जनता का काव्य नहीं था। तो आम जनता का काव्य न होने के कारण ये शासक वर्ग को खुश करने के लिए कवि अपने शासक वर्ग यानी अपने आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए नारी के कामुक रूप का वर्णन किया गया है। यहाँ नारी के माता के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में नए वर्णन करते हुए उनके एक भोग विलास की वस्तु के रूप में सबसे ज्यादा उसका वर्णन किया है। काव्य का रूप, बात करते हैं काव्य के रूप की, यानी काव्य के रूप में हमें यह देखना है किस प्रकार का काव्य रूप था। यानी काव्य प्रबंध था, महाकाव्य लिखे गए, मुक्तक काव्य लिखे गए, चंपू काव्य लिखे गए, वो हमें जानना है क्या है काव्य के रूप में। तो सबसे ज्यादा कवि थे, कारण क्या था? अपने राजाओं को खुश करने के लिए। सबसे ज्यादा कवियों का प्रमुख उद्देश्य था अपने राजाओं को, आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना था, अपने राजाओं के यार अपने सामंतों को, अपने जमींदारों को प्रसन्न करना था। तो प्रसन्न करने के लिए वो सबसे ज्यादा क्या, जो कवियों में प्रतिस्पर्धा थी, तो सबसे ज्यादा रचना जो लिखी गई है मुक्तक काव्य। आदिकाल में सबसे देखे मुक्तक काव्यों पर रचना है। इसके साथ सबसे ज्यादा जो काव्य का रूप रहा है आदिकाल का वो मुक्तक काव्य रहा है। फिर भक्ति और नीति, आदिकाल के साहित्य में भक्ति का उल्लेख होता है। भक्ति के रूप में राम, शिव, कृष्ण, गंगा, इनके ऊपर भी रचना लिखी गई है। उसके साथ नीतिपरक रचना का भी रीतिकाल में यानी लिखी गई है। नीति के दोहे भी बहुत सारे कवियों ने जिसमें लिखे हैं, इसमें रीतिकालीन काव्य में। जो बात करें भाषा की, मैंने पहले भी बताया है रीतिकाल में जो भाषा का प्रयोग है वर्ज भाषा की प्रधानता रही है। लगभग सभी कवियों ने अपनी रचनाओं में एक ही भाषा का प्रयोग किया है, कौन सी? वर्ज भाषा की। इसीलिए उसको वर्ज भाषा का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। जो रीतिकाल की भाषा रही है वो क्या है? वर्ज भाषा रही है।
यदि आपसे यह प्रश्न पूछ ले रीतिकाल, तो आपको लिखना कैसे है प्रश्न? सबसे पहले लिखोगे आप भूमिका। भूमिका में आपको क्या लिखना है? हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। हिंदी साहित्य के तीसरे कालखंड का रीतिकाल के नाम से जाना जाता है, जिसका समय है 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत। रीतिकाल के नामकरण में विद्वानों में काफी मतभेद रहा है। मिश्र बंधु ने इसका नामकरण अलंकृत काल किया है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसका नाम श्रृंगार काल किया है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसका नाम कला काल किया है। इन सभी नामों को ध्यान में रखते हुए रीति का नाम ही सर्वसम्मत यानी प्रतीक होता है। यह आपको लिखनी इसकी भूमिका। भूमिका लिखने के बाद में रीतिकालीन कार्य की विशेषताएं इस प्रकार है। फिर आप क्या लिखोगे? लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है, श्रृंगार का निरूपण हुआ है, अलंकार प्रयोग है, प्रकृति चित्रण है, राग प्रस्तुति है, नारी का कामुक वर्णन है, काव्य का रूप है, भक्ति और नीति है, वर्ज भाषा की प्रधानता है। ये कंप्लीट करने के बाद यदि आपका प्रश्न बड़ा आता है या 16 नंबर का आता है या 12 नंबर का आता है या 13 नंबर का आता है या 15 नंबर का आता है, फिर आप निष्कर्ष। तो इस प्रकार आपको स्टेप बाय स्टेप इस प्रश्न को यानी पद्धतिबद्ध इसको आपको कंप्लीट करना है, आपको लिखना है। कैसे? सबसे पहले हमें भूमिका लिखेंगे, भूमिका के बाद में रीतिकाल की क्या विशेषता रही है, फिर लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है, तो लक्षण ग्रंथों के निर्माण में यानी रीतिकाल में सबसे अधिक लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है, और कवियों ने संस्कृत के कवियों का जैसे दंडी हो गया, मम्मट हो गया, राजशेखर हो गया, विश्वनाथ का अत्यधिक अनुसरण किया है। जो सफलता संस्कृत के कवियों को लक्षण ग्रंथ लिखने में मिली है, वो सफलता क्या है? रीतिकाल के कवियों को नहीं मिली है, क्योंकि उनके काव्य में मौलिकता का अभाव हो रहा है। यह आपका पॉइंट क्या हो गया? यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार आपका क्या रहेगा? श्रृंगार निरूपण। फिर आपको श्रृंगार निरूपण में क्या लिखना है? रीतिकाल में श्रृंगार निरूपण पर कवियों का बहुत अधिक ध्यान गया है, यानी बहुत अधिक रचना श्रृंगारिक रचना लिखा गया है। इसमें क्या है? जो भक्ति काल के राधा और कृष्ण थे, उनको रीतिकाल के कवियों ने साधारण नायिका नायिका बनाकर इनको बहुत ज्यादा श्रृंगारिक रूप का उल्लेख किया है। उसका कारण यह रहा है कि ये सभी शासक यानी अपने आश्रयदाताओं के आश्रय में काम करते थे, और आश्रयदाताओं को खुश करने या प्रसन्न करने के लिए उन्होंने श्रृंगारिक रूप का वर्णन किया है। इसी प्रकार चमत्कार पैदा करने और कल्पना के उड़ान से अलंकारों का प्रयोग किया है, प्रकृति के आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों का उल्लेख हुआ है। ऐसे आपका यह प्रश्न आपका कंप्लीट होगा, यानी रीतिकाल काव्य की क्या विशेषता है? लक्षण ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार निरूपण, अलंकार प्रयोग, प्रकृति चित्रण, राग प्रस्तुति, नारी का कामुक वर्णन, काव्य का रूप यानी काव्य के रूप में मुक्त काव्य की सबसे ज्यादा रचना हुई है, भक्ति और नीति, वर्ज भाषा की प्रधानता, यानी जो भाषा रही है वर्ज भाषा रही है, और रीतिकाल में वो वर्ज भाषा का सवर्ण युग भी माना जाता है। यह है आपका रीतिकालीन काव्य की क्या विशेषता रही है।